बच्चों, तो फार्मेसी लॉ एंड इथिक्स में आज टॉपिक है नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, या हम बात करेंगे का है कि इंट्रोडक्शन टू डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट। इंट्रोडक्शन टू डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट जो आया था 2005 में, ये 23 दिसंबर 2005 में हमारे देश की संसद के अंदर ये अधिनियम लेके आया गया था। इसको हम आपदा प्रबंधन अधिनियम के नाम से भी जानते हैं, है ना। हिंदी में अगर बोले तो आपदा प्रबंधन अधिनियम, है ना, अधिनियम 2005 के नाम से जानते हैं, और इसी को हम नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट भी बोलते हैं। मींस हमारे देश में किसी भी तरह की कोई भी आपदा आ जाए जो समय समय पे आती रहती है, जैसे कहीं बाढ़ आ गई, कहीं सुनामी आ गया। कुछ समय पहले उत्तराखंड में बाढ़ आई थी बहुत तगड़ी, कश्मीर में बाढ़ आई थी, केरला में बाढ़ आई थी, है ना। बाढ़ बहुत ज्यादा आती है, तो इन सब चीजों के लिए जो है फंड की जरूरत पड़ती है। वहां जो लोग हैं उनका जीवन बचाने की जरूरत पड़ती है। किसी भी आपदा में जान माल का नुकसान, चाहे वो इंसान की जान हो, है जानवरों की जान हो, इन्वायरमेंट का नुकसान हो, अर्थ का नुकसान हो, ये सारी चीजें अगर जरूरत से ज्यादा होती हैं तो वो आपदा में कहलाई जाती हैं। तो इस आपदा को प्रबंधन के लिए एक अधिनियम बनाया गया है, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005। मींस जब ऐसी स्थिति आ जाए, इमरजेंसी सिचुएशन आ जाए, तो हमें इससे कैसे निपटना है उसके लिए बाकायदे कमेटी गठन की गई है, और इस कमेटी का गठन प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है, उनके अंडर में। मींस जो चेयरपर्सन रहते हैं, वो जो मेन अध्यक्ष की भूमिका निभाते हैं, जो मेन की पर्सन होते हैं, वो हमारे देश के प्रधानमंत्री होते हैं, राइट। इसीलिए इसको हम नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट भी बोलते हैं। अब इसमें केंद्र सरकार के कुछ सेक्रेटरी, राज्य सरकार के और जिला स्तर के जैसे कलेक्टर हो गए, क्योंकि भाई देखो केंद्र सरकार ने नियम बनाया। अब इसमें क्या खाली केंद्र सरकार ही सब काम नहीं, स्टेट लेवल पे स्टेट के मुख्यमंत्री इसके चेयरपर्सन रहेंगे, है ना। जिले के अंदर जो मेन चेयरपर्सन रहेगा वो कौन रहेगा? जो जिले का सबसे बड़ा अधिकारी होगा। भाई देश का जो सबसे ऊंची पोस्ट प्रधानमंत्री है। उसके बाद अगर हम स्टेट की बात करें तो स्टेट में कौन? मुख्यमंत्री। और जिले की बात करें तो कौन? डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, है ना, या मजिस्ट्रेट हो गया। तो इस तरह से ये चेन रहती है। इन लोगों के अंडर में इन टीमों का गठन किया जाता है और फंड का निर्माण किया जाता है। इस फंड में राहत कोष होता है आपदा प्रबंधन के नाम से, कि कहीं कोई ऐसी आपदा आए, चाहे देश के अंदर आए चाहे विदेश के अंदर आए, अगर फॉरेन वगैरह में भी कोई आपदा आती है तो ऐसा कोष भी हमारे पास होता है, हमारे देश के पास होता है, जो सरकार द्वारा गठित किया जाता है कि ये इतना अमाउंट अगर किसी देश में किसी तरह की नेशनल डिजास्टर आता है तो हम उसको दान करते हैं, सहायता प्रदान करते हैं। ठीक उसी तरह से हमारे स्टेट्स के लिए बहुत सारे स्टेट्स हैं जो पहले से पता है कि इन सीजन में यहाँ पे आपदाएं आती हैं, उनसे रिलेटेड तैयारियां पहले से कर ली जाती हैं, है ना। तो देखते हैं कि इसमें है क्या क्या बेसिकली। तो डेफिनेशन की बात करें, डिजास्टर का मतलब ही होता है आपदा, बहुत बड़ी तबाही, है ना। मींस एकाटास्ट्रोफे मतलब होता है तबाही। मिशैप मतलब होता है दुर्घटना, है ना। कालमाइटी मतलब विपत्ति, और ग्रेव मतलब ग्रेवयार्ड, आपको पता ही है ना। अकरेंस, ये डिजास्टर अकरेंस इन एनी एरिया, किसी भी तरह की किसी भी एरिया में अराइजिंग फ्रॉम नेचुरल, चाहे वो नेचर के थ्रू हुआ हो, है ना, जैसे बाढ़ आ जाना, मैन मेड कॉज हुआ हो, जैसे कोई न्यूक्लियर बम कहीं फेंक दे, है ना, कॉज बाई, या बाई एक्सीडेंट या नेग्लिजेंस, लापरवाही की वजह से, है ना। दुर्घटना, ये तबाही किसी भी रीजन से, चाहे नेचर से आई हो, चाहे मैन मेड हो, है ना, किसी तरह का कोई परीक्षण किया गया हो, एक्सीडेंटली गलती हो गई हो उसकी वजह से हो, या कोई चीज हो रही है और नेग्लिजेंस की वजह से, जैसे क्या है, पेड़ की कटाई
जरूरत से ज्यादा पेड़ की कटाई करोगे तो क्या होगा, डिसबैलेंस हो जाएगा। और आप आपदाएं ज्यादा क्यों आती, भूकंप आ जाता है ना, भूकंप आ जाता है, बाढ़ आ जाती है, सुनामी आ जाती है, आसमान से बिजली गिर जाती है। ये सब क्या है, ये जब हम बैलेंस खराब करते हैं नेचर का, तो नेचर हमारा बैलेंस खराब कर देता है। और जब हमारा नेचर खराब करने पे आता है तो वही होता है डिजास्टर, है ना, कि फिर लिमिटलेस होता है कुछ भी, विच रिजल्ट द सब्सटेंशियल लॉस, जिसकी वजह से, इस नेग्लिजेंस की वजह से, इस एक्सीडेंट की वजह से, इस नेचुरल डिजास्टर की वजह से लाइफ का नुकसान होता है, ह्यूमन सफरिंग, डैमेज एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ द प्रॉपर्टी डैमेज, देखो घर के घर, पूरे के पूरे गांव का गांव, शहर का शहर पूरा बह जाता है, डैमेज एंड डिग्रेडेशन ऑफ, काहे का डिग्रेडेशन हो जाए चीजों का, इन्वायरमेंट का डैमेज हो जाए, इस सच नेचर मैग्नीट्यूड एज द बियॉन्ड कैपेसिटी ऑफ द कम्युनिटी ऑफ अफेक्टेड एरिया। मींस जिस एरिया में इस तरह का डिजास्टर आता है वहां पे ह्यूमन का, एनिमल्स का, प्रॉपर्टीज का, इन्वायरमेंट का डैमेज होता है, इन सब चीजों का लॉस होता है। इस चीज को हम क्या बोलते हैं, डिजास्टर बोलते हैं। ठीक, अब इस डिजास्टर से निपटना है तो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005, जिसको हम DMA 2005 बोलते हैं, DMA डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005, ये एक्ट पास हुआ था किसके थ्रू, बाय द इंडियन गवर्नमेंट फॉर द एफिशिएंट मैनेजमेंट ऑफ द डिजास्टर एंड मैटर कनेक्टेड टू इट। मींस किसके लिए बनाया गया था, ताकि कहीं अगर ऐसी आपदा आए तो हमारे पास बाकायदे इसका एक एक्ट है, इसका एक अधिनियम है, जिसके तहत हमको एक मीन्स, एक रिटन पॉलिसी है कि उसमें जो चीजें लिखी हैं उसके अकॉर्डिंग हमको काम करना है। एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, स्टैंडर्ड SOP है, लिखा है कि कहीं पे कुछ होगा तो हम इस तरह से एक्ट करेंगे, इस तरह से हमें काम करना है, राइट। या इससे रिलेटेड कोई भी मैटर हो तो उसमें ये डिजास्टर मैनेजमेंट की जो टीम है वो वर्कआउट करती है। डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 मेड इफेक्टिव, कब से इफेक्टिव हुआ था, 23 दिसंबर 2005 से। कहां से पास हुआ था, हमारे देश की संसद द्वारा। टू प्रोवाइड फॉर द इफेक्टिव, किस लिए पास किया गया था, ताकि कहीं भाई पहले 2005 के पहले ऐसी कोई टीम नहीं थी, मींस ऐसा कोई एक्ट नहीं आया था जिसकी वजह से सिस्टमैटिक कुछ नहीं होता। भाई जैसे आप कॉलेज में पढ़ते हो, है ना, कभी कोई सब्जेक्ट पढ़ाया जाए, कभी कोई सब्जेक्ट पढ़ाया जाए, तो हमेशा कंफ्यूज रहोगे कब किसकी कॉपी लेके जाए, रिजल्ट सब कॉपी भर लो, है ना, अल्टीमेटली वर्कलोड ज्यादा, कंफ्यूजन बहुत ज्यादा। जब उसी चीज का एक टाइम टेबल बन जाता है तो सिस्टमेटिक वे में पढ़ाई चालू हो जाती है। ठीक उसी तरीके से जब एक्ट बन गया तो एक्ट में चीजें हो गई कि हाँ भाई यहां पे इस लेवल की तबाही होगी तो इतना फंड देना है, ये टीमें हैं, मींस किसी को ये जगाना नहीं है फोन करके कि जाओ वहां, टीमें अपने आप अलर्ट मोड पर रहेंगी, एक्टिवेट होंगी। जैसे ही इस तरह की कोई तबाही आती है, जैसे एनडीआरएफ की टीम वगैरह है, ये सब पहुंच जाती हैं इमीडिएटली वहां पे, है ना, मदद के लिए, क्योंकि जब इमरजेंसी आती है तो इंसान को बचने का मौका नहीं देती, इमीडिएट मदद की जरूरत होती है। तो वहां पे अब पहले तुम उस मंत्री को फोन करो, फिर वो मंत्री उस मंत्री को फोन करे, पता लगा वो मंत्री विदेश में है, फिर वो उसको फोन करे, है ना। तो अब एक्ट बन गया है, सब कुछ सेट, मीन्स सबको पता है अपने अपने काम, सबको जिम्मेदारी दे दी गई है। आदमी मीन्स प्राइम मिनिस्टर लेवल से लेके जिला लेवल पे जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होता है, ग्राम लेवल पे जो ग्राम पंचायत सदस्य होता है, उस तक को मालूम है ये चीजें कि अगर इस तरह की आपदा आए तो हमें किस तरह से एक्ट करना है। हो गया ना सिस्टमेटिक। भाई गांव, शहर, राज्य और देश सबको अपने अपने एक्ट पता है। कहीं डिजास्टर आता है तो हमें क्या काम करना है, तो प्रॉब्लम ना के बराबर होगी, राइट। तो इस ऐसी कोई भी इंसिडेंट हो, ऐसे कोई भी एक्सीडेंट हो, तो इनसे निपटने के लिए ये क्या, राष्ट्रीय आपदा, भाई आपदा भी स्टेट लेवल की है, राष्ट्रीय है तो नेशनल आपदा, है ना। अब इसका बनाने का मतलब ऑब्जेक्टिव मेन यही था कि इफेक्टिव तरीके से ऐसे मैटर से निपटा जा सके। मींस This act provide for effective disaster management as well as matter related to incidental disaster management. Means जिन मैटर से ऐसे डिजास्टर हो सकते हैं, अब भाई जगह जगह न्यूक्लियर बम है हर देश के पास, है ना। अभी देखो रसिया का चल रहा था, चल ही रहा है इवन, है ना। तो पता है सभी देशों को कि अगर ऐसा हुआ,
एक्टिवेट हुए तो नेशनल डिजास्टर्स हो सकते हैं। तो ऐसे मैटर पे सभी देश मिल के बात कर सकते हैं, है ना। इट कवर्स द एंटायर कंट्री ऑफ इंडिया। अब जैसे अपने देश की बात है, देखो हर कोई भी हो इंसान, कोई भी मुख्यमंत्री हो, प्रधानमंत्री, हर कोई ये कहता है कि पेड़ लगाओ, लेकिन मैं कहता हूं चाहे जितने पेड़ लगा लो, जिस हिसाब से जंगल काटे जा रहे हैं उस हिसाब से पेड़ लग ही नहीं पाते। गवर्नमेंट क्या करती, रिकॉर्ड बनाती, हम जो है 10 करोड़ पेड़ एक दिन में लगाएंगे। ठीक, बहुत बढ़िया भाई, 10 करोड़ अपने एजेंट लगा दिए गए भाई कि 10 करोड़ पेड़ लगा दो एक दिन में, वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया, है ना। लेकिन मैं कहता हूं एक साल बाद बताओ उन 1 करोड़ में से क्या 1 लाख पेड़ भी बचे? 1 करोड़ जो लगाए, वर्ल्ड रिकॉर्ड इसका नहीं कि आपने कितने लगाए, वर्ल्ड रिकॉर्ड इसका बनना चाहिए कि 1 साल बाद कितने जिंदा रह पाए। लगाने को क्या है, गिनाना है ना। गए नर्सरी में लगा दिए, खेत में लगा दिए, किनारे किनारे लगा दिए, बोले अरे यार अभी लगा दो, गिनती में एक बार हो जाए उसका निकाल के फेंक देना, कोई मतलब इसका कोई मतलब नहीं, राइट। तो ये किसी काम थोड़ी आने वाला है। खैर, मैनेज क्यों बनाया गया मैनेज डिजास्टर या इनसे रिलेटेड प्रिपरेशन, ताकि ऐसी स्ट्रेटजीज बन सके कि जिसकी वजह से जब कहीं डिजास्टर आता है तो लोगों की जान माल का, मींस प्रॉपर्टी का, इंसान की लाइफ का नुकसान कम से कम हो। जहां पे भी बाढ़ आए, जहां पे बिजली गिरे, जहां पे भूकंप आए, वहां से सेफली लोगों को जल्दी से जल्दी निकाला जा सके, या जो लोग फंस गए हैं वहां पे टीमें पहुंचा के उनको रेस्क्यू किया जा सके। यही मतलब, प्लस जो लोग बेघर हुए हैं उनके लिए घरों की व्यवस्था कर दी जाए, जिनको खाने की व्यवस्था नहीं उनके लिए खाने की व्यवस्था कर दी जाए, ताकि लोग प्रभावित ज्यादा ना हो। देखो जिसका घर जाएगा वो प्रभावित होगा, सीधी सी बात है, लेकिन उस प्रभाव को अगर मदद मिल जाए तो थोड़ा कम किया जा सकता है। इसी प्रभाव को इफेक्टिव तरीके से बनाने के लिए ये एक्ट बनाया गया है। सिग्निफिकेंस की बात की जाए, क्या फायदा है भाई इसका, तो प्लानिंग एंड इंप्लीमेंटेशन ऑफ डिजास्टर प्लान। पहले से प्लान तैयार है कि अगर डिजास्टर आया तो हम ये करेंगे, इतने हेलीकॉप्टर तैयार है, इतनी टीमें तैयार है, इतना पैसा तैयार है, सब कुछ पहले से तैयार है, बस एक्ट करना है। टू प्रिवेंट मिटिगेट पीपल फॉर डिजास्टर अफेक्टेड एरिया, मींस वहां पे जो लोग हैं फंस जाए, अगर कहीं डिजास्टर आता है, कहीं पे आपदा आती, वहां जो लोग फंस जाए उनको सही तरीके से निकाला जा सके। रेस्पॉन्ड एंड रिकवर फ्रॉम डिजास्टर इवेंट, अब जो लोग फंसे हैं जिनके घर गए हैं उन सबको सही जगह पे रीस्ट्रक्चर्ड करना, नई जगह पे पहुंचाना, और उनकी हर चीज के लिए, चाहे मेडिकल फैसिलिटी हो, चाहे फूडिंग फैसिलिटी हो, चाहे रेजिडेंशियल फैसिलिटीज हो, चाहे डिफेंस फैसिलिटी, मींस प्रोटेक्शन फैसिलिटीज हो, हर चीज प्रोवाइड कराना ये आपदा प्रबंधन टीम का काम है। ठीक, कोऑर्डिनेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ डिजास्टर अफेक्टेड एरिया, जिस एरिया में ये डिजास्टर आया है वहां के मैनेजमेंट से बाकायदे सारी टीमें कोऑर्डिनेट करती रहती हैं। अब बताया जाए कि भाई, बात की जाए कि कौन कोऑर्डिनेटर होगा, तो पूरे अगर स्टेट में आता है तो मुख्यमंत्री है ना, मुख्यमंत्री या मुख्यमंत्री का सेक्रेटरी, जिले में आए तो कलेक्टर, एसडीएम, है ना, जो इनसे रिलेटेड जो टीम मेंबर्स होंगे, तो इन लोगों से बाकायदे कोऑर्डिनेट करके एग्जैक्ट स्थिति का जायजा लेना। अब अगर हम बात करें नेशनल अथॉरिटी कॉन्स्टिट्यूशन का नेशनल अथॉरिटी का गठन क्या कैसे होता है, तो इसमें जो एक्स ऑफिशियो मेंबर होते हैं वो होते हैं हमारे प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, who shall be chairperson of the national authority, means one man army, chairperson, है ना। जो अब जो कुछ होगा इन्हीं के साइन पे होगा। भाई कहीं पे भी डिजास्टर आया तो पैसे की जरूरत पड़ेगी, पैसा किसके पास, खजांची कौन, है ना। नॉमिनेटेड मेंबर 9 नॉमिनेटेड बाय चेयरपर्सन, जो 9 नॉमिनेटेड में एक्स ऑफिशियो मेंबर में प्रधानमंत्री। एक एग्जाम मींस एमसीक्यू में क्वेश्चन पूछा जाता है, who is the ex officio member of the national disaster management team, या who is the ex officio member of the disaster management team, या who is the ex officio member as per disaster management act 2005, तो जवाब क्या रहेगा, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ठीक, अब जो नॉमिनेटेड मेंबर, तो इनकी टीम में नॉमिनेटेड मेंबर कितने होंगे एमसीक्यू में, तो मेंबर होंगे 9 मेंबर इंक्लूडिंग, मींस प्रधानमंत्री
प्लस 9 मेंबर, यानी टोटल कितने मेंबर इस टीम में होंगे? 10 होंगे, राइट। तो प्राइम मिनिस्टर प्लस 9, ओके। तो इनको नॉमिनेट कौन करेगा? इनको नॉमिनेट करेंगे हमारे प्रधानमंत्री, ठीक। वन ऑफ द मेंबर नॉमिनेटेड एज ए वाइस पर्सन, उसमें से एक मेंबर को कौन? एज ए वाइस पर्सन। अब ये जो 9 होंगे, देखो टोटल कितने? 10 को हम कैसे लिखते हैं? 1 + 9, ये हो गए हमारे प्रधानमंत्री और 9 हो गए नॉमिनेटेड। अब इन 9 में भी 9 को कैसे लिखेंगे? 1 + 8, जो 1 होगा ये एक चेयरपर्सन की तरह, वाइस चेयरपर्सन की तरह नॉमिनेट किए जाएंगे। भाई हर चीज, जैसे हमारी बॉडी का एक्स ऑफिशियो मेंबर कह लो तो ब्रेन, वाइस चेयरपर्सन कह लो तो स्पाइनल कॉर्ड, है ना, जो असिस्ट करता है, मैसेज पहुंचाता है। ऐसे ही हर कोई प्रधानमंत्री तक नहीं पहुंच जाएगा, एक बीच में सेक्रेटरी लेवल का आदमी होगा, जो कौन होगा? वाइस चेयरपर्सन होगा, ठीक। तो ये बात रही का है कि नेशनल अथॉरिटीज की, तो इन सब पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इनको ध्यान रखना। फिर अब बात करें हम फीचर ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट, इनके फीचर्स क्या हैं? तो गवर्निंग बॉडीज हैं जो एस्टेब्लिश की जाती हैं डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 यानी डीएमए 2005 के अकॉर्डिंग। जैसे नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की बात करें तो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी इज हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, एंड जो कौन है? चेयरपर्सन है। इनके साथ नो मोर देन 9 पर्सन इंक्लूडिंग वाइस चेयरमैन, मींस इनके साथ 9 मेंबर, और उन 9 मेंबर में एक कौन होगा? एक होंगे वाइस चेयरपर्सन, यानी टोटल 10, ठीक। ऑल मेंबर्स विल हैव टेन्योर ऑफ द 5 साल। जितने भी ये मेंबर्स हैं, चाहे एक्स ऑफिशियो मेंबर हो, चाहे नॉमिनेटेड मेंबर हो, इन सबका कार्यकाल कितना होगा? 5 साल का होगा। द मेन रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ NDMA, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के अकॉर्डिंग इनका काम क्या है? इनका काम है पॉलिसीज बनाना कि किस तरह से हम इस तरह की आपदा से निपट सकते हैं, प्लानिंग करना, गाइडलाइन बनाना, है ना, कि इस तरह की ताकि इफेक्टिवली और अर्ली रिस्पॉन्स की, कहीं कोई इस तरह की आपदा है तो आपको किसी से परमिशन नहीं लेनी है, रिटर्न में है कि आपके सबके पास अपने अपने राइट्स हैं, हर लेवल पे राइट्स दे दिए गए हैं कि वो खुद से डिसीजन लेके एज सून एज पॉसिबल इफेक्टिव एरिया तक पहुंचे और वहां पे लोगों को फायदा पहुंचाएं। अब इसके लिए टीम कमेटी बनाई गई जिसको बोला हमने नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी, नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी, ठीक। तो नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी का डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट एम्पावर्स द सेंट्रल गवर्नमेंट। इसको पावर कहां से मिलती है? सेंट्रल गवर्नमेंट से मिलती है। ये क्या क्या करते हैं? और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है यही हमारी जो है नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी का गठन करते हैं। प्रधानमंत्री ने गठन कर लिया अपने 9 मेंबर्स की टीम को, फिर ये 9 मेंबर्स वाइस चेयरपर्सन के साथ गठन करते हैं नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी का, ठीक। जो कि काम क्या है? नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी ये असिस्ट करती है, ये जो कमेटी है ये असिस्ट करती है, बताती है कि हाँ हमको ऐसी, मीन्स राय देना, सलाह मशवरा करना। जैसे राजा के पास मंत्री रहा करते थे, है ना, मंत्री रहते थे और उनके कुछ सलाहकार रहते थे, तो ये जो कमेटी है ये क्या है? एक तरह से सलाहकार है, राइट, ताकि ये चीजों को असिस्ट, नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी क्या असिस्ट करते हैं। नेशनल एग्जीक्यूटिव कंसिस्ट ऑफ, इसमें कौन कौन होगा? सेक्रेटरी लेवल के ऑफिसर्स होते हैं, कि किसके? गवर्नमेंट इन द होम, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट के कैबिनेट मिनिस्टर्स हो सकते हैं, ठीक, हेल्थ मिनिस्टर्स हो सकते हैं, पावर मिनिस्टर, पावर मतलब बिजली सप्लाई, फाइनेंस मिनिस्टर, एग्रीकल्चर मिनिस्टर, ये सारे लोग क्या है? इस टीम का हिस्सा होते हैं, क्योंकि इन लोगों को अपने अपने चीजों के बारे में पता है। नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रिपरेशन ऑफ नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान इन होल कंट्री। अब ये चूंकि नेशनल अथॉरिटी को असिस्ट करते हैं और ये प्लान बना के देते हैं कि हम इस तरह से काम करेंगे, और उसका फाइनल अप्रूवल कहां से मिलता है? प्रधानमंत्री से, राइट। टू इंश्योर दैट द रिव्यूड एंड अपडेट एनुअली, ये जो प्लान बनाते हैं मैनेजमेंट का, हर साल इसको, जिस तरह से भी नई आपदा आती है, जिस साल नई बीमारी आई, नई आपदा आई, जैसे अभी कोविड की आपदा आई थी, है ना, बहुत भयंकर आपदा थी, पैंडेमिक थी, देश से विदेश तक में थी, तो हर चीज के लिए राहत कोष बनाए जाते हैं। प्रधानमंत्री हेडेड बाई प्रधानमंत्री, है ना, जिसका मेन हेड प्रधानमंत्री होते हैं, और जो भी पॉलिसीज बनाई जाती हर साल पूरी टीम बैठ के उसको रिव्यू करती है, कि जैसे अमेंडमेंट्स लेके आना,
है ना, नए नए अमेंडमेंट्स लेके आते हैं, वो सिचुएशन बेस्ड है। भाई एक कोई पॉलिसी आज की डेट में बना दिया जाए और कहा 10 साल तक वो चलाते रहो, तो क्या पॉसिबल है? 10 साल तक बहुत कुछ अपडेट हो जाता है। इसीलिए पॉलिसीज में समय के साथ साथ अमेंडमेंट होने जरूरी है। वो हर साल पॉलिसीज रिव्यू की जाती है जो भी डिजास्टर मैनेजमेंट की है, और फिर उनको इंप्लीमेंट किया जाता है। फिर स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की बात करें। अब स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी क्या होगी भाई? इसमें मेन यानी एसडीएम, स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबल ड्राइंग द डिजास्टर प्लान रेस्पेक्टिव स्टेट। ये क्या है? ये जो टीम होगी, अथॉरिटी होगी, ये स्टेट लेवल में किस तरह का डिजास्टर आएगा उसके लिए प्लानिंग करती है, और हेडेड बाई भाई प्रदेश का सबसे बड़ा मालिक कौन? चीफ मिनिस्टर। जैसे हमारे प्रदेश के, उत्तर प्रदेश की बात करें तो हमारे माननीय योगी जी महाराज, है ना, तो चीफ मिनिस्टर इसका जो है मेन हेडेड होते हैं। हु इज द चेयरपर्सन एंड 8 मेंबर अपॉइंटेड बाय चीफ मिनिस्टर। मतलब एक हो गए चीफ मिनिस्टर, है ना, चीफ मिनिस्टर प्लस 8 मेंबर्स, इनके सलाहकार, 8 मेंबर्स जो इनके सलाहकार होते हैं। ये स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट स्टेट लेवल की टीम होती है। ठीक, स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट इज mandated under section 28 to ensure all departments of state prepare the disaster management। जितने भी डिपार्टमेंट हैं सबको अपने अपने एरिया में डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान बना के रखने हैं, और इनको लुक आफ्टर कौन करते हैं? हमारे चीफ मिनिस्टर के साथ इनके 8 जो नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं। फिर बात करें हम डिस्ट्रिक्ट लेवल की। डिस्ट्रिक्ट लेवल की बात करें तो डिस्ट्रिक्ट लेवल भाई जाहिर है हर लेवल पे टीम होनी चाहिए। नहीं तो अब आधी रात को किसी गांव में बाढ़ आ जाए, किसी गांव में बाढ़ आ जाए, तो क्या मुख्यमंत्री का दरवाजा खटखटाने जाओगे? अरे जब तक वहां खबर पहुंचेगी भाई, कोई आपदा आ जाएगी तो सबसे पहले बिजली और नेटवर्क चला जाएगा, है ना, तो कैसे पहुंचाओगे मैसेज? तो जो रिसेंट लोकल अथॉरिटी है वहां तक प्लान पहुंचना जरूरी है ना, क्योंकि अल्टीमेटली मदद तो लोकल अथॉरिटी ही कर सकता है। जब तक प्रधानमंत्री जी तक खबर पहुंचेगी तब तक तो गांव के गांव बह जाएंगे, राइट। तो डिस्ट्रिक्ट लेवल के जो डिजास्टर अथॉरिटीज होती है, चेयरपर्सन ऑफ डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी विल बी द कलेक्टर और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। जो अब भाई देखो, देश का सबसे बड़ा आदमी प्रधानमंत्री, प्रदेश का सबसे बड़ा आदमी मुख्यमंत्री, तो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का हेडेड बाई प्राइम मिनिस्टर। अगर हम स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी हेडेड बाई कौन? चीफ मिनिस्टर। और अगर हम डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी हेडेड बाई डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। ठीक, अब और द डिप्टी कमिश्नर डिस्ट्रिक्ट टू नो व्हाट रोल द नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट प्ले द डिजास्टर मिटिगेशन इंडिया विजिट द लिंक्ड आर्टिकल। मींस बहुत सारे आर्टिकल्स हैं इससे रिलेटेड, और सारे के सारे मींस कहीं पे भी अगर ऐसा डिजास्टर आता है, कहीं पे ऐसी आपदा आती है, तो सब का सब कुछ, सारे राइट्स, स्पेशल पावर्स मिल जाती हैं डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को। उस समय उसे किसी से परमिशन लेने की जरूरत नहीं है कि हमें आगे क्या करना है। उसके पास स्पेशल पावर्स आ जाती हैं, और वो अपने लेवल पे बाकायदे फंड यहां तक होता है, डिस्ट्रिक्ट लेवल तक फंड होता है कि वहां तक भी आपदा के केस में वो अपना फंड खर्चा करके लोगों की मदद कर सकते, लोगों को खाना पानी दवाई जो इमरजेंसी सर्विसेज है वो पहुंचाई जा सकती हैं, राइट। फिर बात करें नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स, वेरी इंपॉर्टेंट, वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट एंड डेडिकेटेड पर्संस, एनडीआरएफ, नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स। आप देखते हो कि कहीं पे भी बाढ़ आ जाए, कहीं कुछ भी आ जाए, बेचारे रेड कपड़े में, ये देखो, ये पहली फोटो देखो, फर्स्ट फोटो, ये लोग किसी भी तरह की कुछ सिचुएशन आ जाए सर पे कफन बांध के पहुंचे रहते। बहुत डेडिकेटेड टीम होती है, और सच्चाई पूछा जाए, किसी से भी पूछ लिया जाए, किसी एक एनडीआरएफ के जवान का नाम बता दो, किसी भी एक का, कोई नहीं बता पाएगा, कोई नहीं। न जाने कितने शहीद हो जाते हैं, किसी को नहीं पता। मीन्स सबको ये पता, हाँ भाई एनडीआरएफ टीम है, नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स है ये, लेकिन इससे के बाद इसके अलावा किसी को कुछ नहीं पता इसके बारे में, है ना। नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स टास्क विद रिस्पॉन्सिबल थ्रेटनिंग डिजास्टर सिचुएशन सिमिलर टू इट। मीन्स कहीं भी जानलेवा अगर आपदा आ जाती है तो ये टीम सबसे पहले वहां पहुंचती है। एनडीआरएफ इज लेड बाय द डायरेक्टर जनरल अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। जो सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्टर जनरल को अपॉइंट करता है, उनके आदेश पे ये काम करती है। मीन्स बीच में ना उनको जिला लेवल पे काम कोई फर्क पड़ता है, ना उनको स्टेट लेवल पे,
right? NDRF has played a major role rescuing the people many disaster related event the past। जैसे 2014 में कश्मीर में फ्लड आया था, दूसरी फोटो देखो 2014 में द गार्जियन टाइम्स में छपा था, 2014 में कश्मीर में बाढ़ आई थी। उसके बाद 2018 में केरला में बाढ़ आई थी, तीसरी फोटो देखो, है ना, केरला में बाढ़ आई थी 2018 में। ये डेटा अपने पास याद रखना, है ना। एनडीआरएफ का फुल फॉर्म क्या है ये याद रखना, एसडीएमए का फुल फॉर्म क्या है ना। ये सब चीजें, कश्मीर में बाढ़ कब आई थी आपके, केरला में फ्लड कब आया था, ये थोड़ा सा डेटा ध्यान रखना, ये क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। फिर क्रिटिसिज्म ऑफ द डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट, भाई क्रिटिसिज्म भी होगा ना उसका। देखो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट जो है, जो क्रूशियल गैप होता है ना, इस गैप को फिल कर देता है, उसके बाद भी बुराई मिलती है। वन ऑफ द मेजर ड्रॉबैक क्या है, मेजर ड्रॉबैक ये है कि हमारे पास ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है, कोई प्रोविजन नहीं है कि हम ये डिक्लेयर कर सकें कि ये एरिया डिजास्टर प्रोन है। कोई ऐसा हमारे पास डिवाइस नहीं है कि हम ये बता सकें कि इस एरिया में मत जाओ, यहां भूकंप बहुत आता है, इस एरिया में मत जाओ, यहां पे बाढ़ बहुत आती है। ये सबसे बड़ा मेजर ड्रॉबैक है, इसीलिए हर साल देश के किसी न किसी कोने में डिजास्टर्स आते हैं और बेहिसाब प्रॉपर्टी का लॉस, एनिमल्स का लॉस, इंसानों का लॉस, समझे, रुपए पैसे का, हर चीज का नुकसान होता है, क्योंकि हमारे पास ऐसी कोई चीज नहीं है जिससे हम बता सके कि एरिया डिजास्टर प्रोन है। ठीक, एक्ट इंप्लाइज दैट द डिजास्टर आर द सडन अकरेंस, चूंकि ये अचानक, डिजास्टर अचानक आता है, व्हेन इन फैक्ट दे कैन बी प्रोग्रेसिव इन नेचर एज वेल। द एग्जांपल एपिडेमिक्स, एपिडेमिक्स को भी डिजास्टर की तरह माना जा सकता है, बस ये है कि उसमें अगर बहुत सारी जानों को खतरा है, तो हजारों की संख्या में जान को खतरा है, तो उस कंडीशन में उनको क्या है, डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान के तहत तुरंत इवैक्यूएट कर लिया जाता है, वहां से हटा के दूसरी जगह स्ट्रक्चर्ड वे में उनका क्या से फिर से लिविंग स्टैंडर्ड ठीक किया जाता है। एपिडेमिक्स जैसे डेंगू, ट्यूबरकुलोसिस, अब तो डेंगू ट्यूबरकुलोसिस इतनी बड़ी नहीं रह गई, एक टाइम था ये हुआ था, बहुत बड़ा इश्यू था, जानलेवा, मींस गांव के गांव डेंगू से परेशान मर जाते थे। टीबी होने का मतलब मैं बताऊं लिटरली ज्यादा नहीं, 30-35 साल पहले की बात, 35-40 साल, है ना, मतलब ये था कि अगर किसी को टीबी हो जाए, तो जैसे आज की डेट में कैंसर है, 30-40 साल पहले जैसे आज की डेट में कैंसर है, उस समय ट्यूबरकुलोसिस टीबी होता था, मतलब टीबी हो गया तो रोना पिटना शुरू हो जाता था, अब तो गए बराबर। तो ये चीजें थी, मींस डेंगू जैसा एपिडेमिक में भी हम उसको भी डिजास्टर मानते थे, और डेंगू वाकई में डिजास्टर है। वजह क्योंकि दवा नहीं बनी, पैरासिटामोल खाते रहो पानी पीते रहो, पैरासिटामोल खाते रहो पानी पीते रहो, पानी शरीर में कम पड़ा, समस्याएं शुरू हो गई। अगर शरीर में डेंगू में पानी न कम पड़ने पाए, कोई समस्या नहीं होगी। ठीक, न्यू डिजास्टर मैनेजमेंट गाइडलाइंस आर अंडरवे, वन कैन ओनली होप टू इनकॉर्पोरेट द प्रोविजन ओवरकम द डिसफंक्शन ऑफ द करंट अथॉरिटीज, नॉट ओवरसीज येट द रोल ऑफ द सिविल प्राइवेट। मेन चीज क्या है कि नई जो डिजास्टर मैनेजमेंट गाइडलाइन आ रही है, उसके अकॉर्डिंग ना सिर्फ हमारी सरकार, ना सिर्फ हमारी प्रदेश सरकार, देश की सरकार, जबकि लोकल बॉडीज में, जैसे आपके एनजीओ हो गए, बहुत बड़े बड़े कारपोरेट्स वाले हो गए, है ना, कोई बड़ा चौधरी हो गया गांव का, मतलब जो सक्षम है, उन सब को इन्वॉल्व किया जा रहा है इस डिजास्टर मैनेजमेंट टीम के अंडर में, ताकि हर कोई अपने अपने लेवल पे मदद कर सके और हर किसी तक मदद पहुंचाई जा सके, ताकि हम एक सेफर इंडिया बना सकें, वन ऑफ द सेफर हिंदुस्तान का निर्माण हो सके, है ना। तो ये क्रिटिसिज्म की बात। अब इसमें देखो समस्याएं, ऑफेंस एंड पेनाल्टी की बात करते हैं। ऑफेंस एंड पेनाल्टी की बात ये करते हैं कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट का कोई ऑफिसर, कोई एम्प्लॉय अगर किसी भी तरह का व्यवधान उत्पन्न करता है या अपने काम को करने से रिफ्यूज करता है, ऐसा कोई भी अधिकारी जो उसकी जिम्मेदारी दी गई है और वो जिम्मेदारी नहीं उठा रहा है, मना कर रहा है, उस कंडीशन में उसको 1 साल की जेल बिना फाइन के, और ये केस देखते हुए 2 साल तक बढ़ाया जा सकता है इम्प्रिजनमेंट का। ठीक, दूसरा केस क्या है, अगर कोई इंसान, भाई रिलीफ मिलता है ना आपदा में, कोई इंसान मदद के लिए गलत क्लेम करता है,
भाई कोई अफेक्टेड नहीं है फिर भी वो क्लेम करता है, मदद लेता है अपना घर बनवाने के लिए, रिकंस्ट्रक्शन के लिए, बहुत सारे डिजास्टर के जो फायदे हैं उन सब चीजों के लिए, चाहे डिस्ट्रिक्ट लेवल हो चाहे नेशनल लेवल हो, हर तरह के मींस फॉल्स क्लेम, झूठ बोल के अब वो सारे फायदे ले लेता है, तो इस केस में 2 साल की जेल और फाइन हो सकता है। दूसरा केस क्या है, कोई झूठा वार्निंग दे दे कि यहां पे हाँ भाई हमने जो है अपने दिव्य शक्ति से देखा है कि यहां पे भूकंप आने वाला है, अब सारी टीमें वहां पहुंच गई, है ना। तो इस तरह की अगर कोई फॉल्स वार्निंग करता है तो उसको 1 साल की जेल बिना किसी फाइन के। disobey the section number 65 order to subject the imprisonment for a period up to 1 year, fine or both। अगर कोई गलत चीज करता है, नहीं जो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है ये उसी के अंडर में आता है, अगर डिसओबे करता है, जो ऑर्डर्स मिले हैं ऊपर से कि आपको वहां पे जाना है और लोगों को बचा के लाना है, और कोई डिसओबे करता है मींस उस काम को नहीं मानता है, तो 1 साल की जेल हो सकती है बिना फाइन के। दूसरा, जो डिजास्टर मैनेजमेंट का फंड बनाया गया है, कोई उसका मिस यूज करता है, भाई मान लिया कोई मंत्री है ना, या कोई डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है, भाई डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के अंडर में आपके जिले के अंडर का, और जो नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं मुख्यमंत्री और जो मिनिस्टर्स हैं उनके, वो उनके अंडर में रहते हैं। तो अगर कोई इंसान मिस यूज करता है उस फंड का अपने फायदे के लिए या अपने आदमियों को फायदा पहुंचाता है, तो उसको 2 साल की जेल बिना किसी फाइन के हो सकता है ना। तो ये ऑफेंस एंड पेनल्टीज की बात हुई। अब अगर हम नोडल एजेंसी ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट की बात करें तो फ्लड के लिए अगर कहीं पे बाढ़ आ गई तो मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्स और CWC, कहीं पे चक्रवात आ गया, साइक्लोन आ गया तो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, अर्थक्वेक आ गया तो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, एपिडेमिक हुआ तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, एवियन फ्लू हो गया तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री। ये क्या है, ये नोडल एजेंसीज बनाई जाती हैं। केमिकल डिजास्टर अगर कहीं हो गया, जैसे भोपाल गैस त्रासदी हुई थी, तो मिनिस्ट्री ऑफ द नेशनल एंड फॉरेस्ट, जैसे NGT आपकी हो गई दिल्ली में, है ना। इंडस्ट्रियल डिजास्टर कहीं हुआ तो मिनिस्टर ऑफ लेबर्स, रेल एक्सीडेंट कहीं होता है तो मिनिस्टर रेलवे के होते नोडल एजेंसी, एयर में एक्सीडेंट होता है तो मिनिस्टर ऑफ सिविल एविएशन, है ना। फायर कहीं आग लग गई तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, न्यूक्लियर अगर इंसिडेंट हुआ तो डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी का जो हेड होगा, और माइंस डिजास्टर हो गया तो डिपार्टमेंट का जो माइंस डिपार्टमेंट के जो हेड होंगे वो एज ए नोडल एजेंसी काम करेंगे और लोगों तक राहत पहुंचाने का काम करेंगे। इस तरह से टोटल डिजास्टर एंड मैनेजमेंट एक्ट 2005 वन शॉट वीडियो कंप्लीट हो गया। किसी तरह की कोई समस्या है तो कमेंट सेक्शन में लिखो। ओके।